रहीम स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट 50% के अपने कोर्स के लास्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर दिया है अपने लास्ट लेक्चर में, एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा सेट्स, फंक्शन और ग्रुप से रिलेटेड है। तो सेट्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ये दी है कि वो बहुत बेसिक्स हैं, जितना आपने 9th-10th में पढ़ा है वही सारी चीज़ें फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस के अंदर आती हैं। पावर सेट कैसे लेते हैं, यूनियन कैसे लेते हैं, उनकी डिस्कशन हम चैप्टर 2 के बाकी टॉपिक्स करने के बाद एंड पे करेंगे। उसको आप अपने तौर पे पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। लेकिन हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है चैप्टर नंबर 2 का। इसमें से एक आधा शॉर्ट या एक लॉन्ग ज़रूर बन जाता है। तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करनी है, जिसमें से 2 डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने आपको बता दी हैं। 83rd हमारा लेक्चर स्टूडेंट कंटिन्यू है और उसमें 2 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं चैप्टर नंबर 2 में से। नंबर 1 इज़ प्रोपोजिशन, कि हम मैथमेटिक्स में जो है वो प्रोपोजिशन जो है वो किसको कहते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट जो या ट्रू होगी या फॉल्स, नॉट बोथ। नंबर 2 पे स्टूडेंट हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन कर दी है। कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसमें हम 2 प्रोपोजिशन को कंबाइन करके एक नई प्रोपोजिशन बना देते हैं, उसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहते हैं। नंबर 3 इज अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अरिस्टोटेलियन लॉजिक, इसकी डेफिनेशन आप बुक पे नोट कर लें। अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है वो क्या होती है, ये डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज़ रिगार्डेड एज ट्रू। ये स्टूडेंट, ये जो सिंबॉलिक लॉजिक के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, इसकी पहली लाइन में ये अरिस्टोटेलियन लॉजिक की डेफिनेशन लिखी हुई है। डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज़ रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी इज़ कॉल्ड अरिस्टोटेलियन लॉजिक। यानी अरिस्टोटेलियन जो है ये फिलोसफर है, मैथमेटिशियन भी है। ये क्या कहता है कि ऐसी स्टेटमेंट को मैं जो है वो फेवर करूँगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा जिसमें ट्रू या फॉल्स 2 ही ऑप्शन हो, कोई थर्ड पॉसिबिलिटीज़ ना हो। अक्सर हमने ये क्वेश्चनियर्स देखे हैं जिनमें ऑप्शन होती है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका आंसर येस में है, नो में है, या हमें बिल्कुल पता नहीं है, या ये बोथ ए एंड बी है। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। अरिस्टोटेलियन कहता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनका आंसर या सिर्फ ट्रू दिया जाए या सिर्फ फॉल्स दिया जाए, इन 2 ऑप्शन के अलावा कोई तीसरी ऑप्शन ना हो, ऐसी स्टेटमेंट्स को अरिस्टोटेलियन लॉजिक के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आ जाएंगी वो नॉन अरिस्टोटेलियन कहलाएंगी। तो अरिस्टोटेलियन कहता है कि ओनली 2 possibilities, true or false, no other possibility। कोई और पॉसिबिलिटी ना हो, ओनली 2 possibility, दैट इज ट्रू और फॉल्स, नो अदर पॉसिबिलिटी। तो जो भी स्टेटमेंट होगी वो अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहलाएगी, अदरवाइज नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहलाएगी। अदरवाइज नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहलाएगी। इफ देयर इज अ स्कोप ऑफ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटीज, if there is a scope of third or fourth possibilities, then the statement is called non-Aristotelian logic। मैं यहाँ तक रिपीट करता हूँ। प्रोपोजिशन ऐसी स्टेटमेंट्स जो या ट्रू होंगी या फॉल्स, नॉट बोथ। और प्रोपोजिशंस को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया करेंगे। कंपाउंड प्रोपोजिशन, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाएगी। अरिस्टोटेलियन लॉजिक ऐसी लॉजिक
ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हों, या वो ट्रू हों या वो फॉल्स हों, तो उनको हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए उस क्वेश्चन के आगे। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होगी कि अगर कोई पॉसिबिलिटी और भी बन जाती है ट्रू फॉल्स के अलावा, जैसे बोथ ए एंड बी, या हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई ऐसी ऑप्शन आ जाती है, थर्ड फोर्थ पॉसिबिलिटी बन जाए, सो दैट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 4 डेफिनेशन है जो कि आपको 2.4 एक्सरसाइज से पहले इनका पता होना ज़रूरी है। नंबर 5 पे है स्टूडेंट, नंबर 5 पे जो है वो हमारे पास ये सिंबॉलिक लॉजिक आ जाएंगे, ये सिंबल्स आ जाएंगे, कनेक्टर्स आ जाएंगे, कनेक्टर्स, ये सिंबल्स आ जाएंगे जिनकी मदद से हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, वो कनेक्टर्स आ जाएंगे, वो सिंबल्स आ जाएंगे जिनकी मदद से हमने ये प्रोपोजिशन 2 या 2 से ज़्यादा को कनेक्ट करना है, वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएंगे कनेक्टर्स। उनमें सबसे पहला है स्टूडेंट, एंड दैट इज कॉल्ड निगेशन। उस कनेक्टर का, उस ऑपरेशन का नाम है निगेशन, और ये आपको डेफिनेशन स्टूडेंट 49 पेज पे मिलेगी, पेज 49। और ये कनेक्टर्स का जो टेबल है वो पेज 48 पे बना हुआ है। हर एक कनेक्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो 49 पेज से शुरू हो रही है। सो फर्स्ट इज निगेशन। निगेशन सिंबल इज डिनोटेड बाय दिस साइन, दिस इज कॉल्ड टिल्ड, पढ़ेंगे इसको, टिल्ड साइन इसको पढ़ेंगे, और इसका मतलब है नॉट, और इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब है वो नॉट है, लॉजिकल लैंग्वेज में इसको हम निगेशन कहेंगे, और ये सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको टिल्ड पढ़ते हैं, और ये नॉट मतलब इसका कंसिडर होगा कि ये नहीं, नफ़ी की बात कर रहे होगा ये। तो ये क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और इनकी सब की डेफिनेशन स्टूडेंट आप ट्रुथ टेबल को मेमोराइज करके याद कर सकते हैं। ये कहता है कि एक स्टेटमेंट है दैट नेम इज़ पी, और उसके साथ ये टिल्ड का साइन लगा देंगे, निगेशन का साइन लगा देंगे, तो वो उसको निगेट करेगा उस स्टेटमेंट को। और जैसा कि ये इस निगेशन का मतलब नॉट है, नफ़ी करना है, तो इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी ट्रू है, तो निगेशन ऑफ पी इज़ फॉल्स, तो निगेशन अगर उसके साथ लगा दिया जाएगा तो आप उस स्टेटमेंट को फॉल्स समझेंगे। एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ऑलरेडी फॉल्स एंड अप्लाई निगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, तो वो ट्रू कंसिडर होगा। तो यही डेफिनेशन ऑफ द निगेशन ऑपरेशन की है। ये डेफिनेशन स्टूडेंट आप लोग नोट कर लें, 49 पेज के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी है, मैं उसको वहाँ रिपीट करता हूँ। If P is any proposition, its negation is denoted by negation of P. Read not P. कि जो P कह रहा है आपने उसके खिलाफ जाना है, निगेट करना है उसको, तो ये negation operation का काम है। It follows from this definition that if P is true, negation P is false, and if P is false, negation P is true. Full stop. यहाँ तक आपने इसको डिफाइन करना है कि इसका सिंबल क्या है और इसका मतलब नॉट है, और ये कैसे अप्लाई होता है कि इफ़ P इज़ ट्रू देन निगेशन P इज़ फॉल्स, एंड इफ़ P इज़ फॉल्स देन निगेशन P इज़ ट्रू, और साथ ये ट्रुथ टेबल बनाना है, साथ आपने ये ट्रुथ टेबल बना देना है, तो आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंजंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट कंजंक्शन। कंजंक्शन ये ऐसा हमारा कनेक्टर है जो दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट करता है, दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट करता है, और इसको हम जो है वो इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे हम सेट थ्योरी में एंड लिखते हैं, तो इस सिंबल से हम लॉजिक में कंजंक्शन जो कंजंक्शन हमारा सिंबल है, कनेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब जो है वो हम एंड ही लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका ये सिंबल होगा, और लॉजिकल लैंग्वेज में इसको हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। ये कैसे काम करता है, ये डेफिनेशन कैसे काम करती है, ये कैसे कनेक्ट करता है, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, ट्रुथ टेबल हमें एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे काम करता है।
तो ट्रुथ टेबल आप बना लेंगे, एक स्टेटमेंट का नाम P ले लें, एक स्टेटमेंट का नाम Q ले लें, और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया कंजंक्शन ऑपरेशन से। ये नीचे की तरफ फेस ओपन को याद रखना है कि जो अगर नीचे की तरफ फेस ओपन होगा तो दैट बिलोंग्स टू द कंजंक्शन एंड। तो एक स्टेटमेंट P थी, प्रोपोजिशन P थी, एक प्रोपोजिशन Q थी, दोनों को हमने कंजंक्शन ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो थर्ड कॉलम में लिखी है वो आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन स्टूडेंट बन गई है। तो अब ये कैसे वर्क करती है कि हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ऑलरेडी दो अलग अलग स्टेटमेंट्स थी उनका क्या स्टेटस था। तो जब दो स्टेटमेंट्स को हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, सो वी हैव फोर पॉसिबिलिटीज़ हमने खुद लिखनी है। फोर पॉसिबिलिटी स्टूडेंट हमने खुद लिखनी है। पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी फॉल्स। ऐसा हो सकता है कि पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू हो, तीसरी फॉल्स चौथी ट्रू हो, दूसरी भी फॉल्स हो, और फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी के हो सकता है दोनों ट्रू हो। तो ये फोर पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होंगी जब वी हैव टू स्टेटमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट? सो ट्रू फॉल्स। अब ये ऑपरेशन कैसे काम करता है, इस ऑपरेशन को आप इस तरह देखेंगे, इसको किस तरह याद रखना है। मैंने ट्रिक बताता हूँ क्लास में कि एंड ऑपरेशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इसको आप समझ लें कि ये ऑपरेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। इसको इस तरह भी समझ लें कि हमारे जो सेटअप में दो टेस्ट होते हैं, हमारे यूनिक के सेटअप में हर मंथ दो टेस्ट लिए जाते हैं, T1 और T2। तो उनको थोड़ा सा रिलेट करें इस डेफिनेशन को याद करने के लिए। तो ये देखें, दो सपोज P और Q ये दो टेस्ट हैं, पहला टेस्ट दिया है दूसरा टेस्ट नहीं दिया, तो ये जो कनेक्टर है कंजंक्शन, ये कहता है कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये मेरी तरफ से फेल है, मेरी तरफ से ये फेल है। एक टेस्ट दिया एक नहीं दिया तो ये मेरी तरफ से फेल। पहला टेस्ट नहीं दिया दूसरा दिया है तो ये भी मेरी तरफ से फेल है। दोनों ही नहीं दिए तो ये भी मेरी तरफ से फेल है। जिसने दोनों टेस्ट दिए हैं सिर्फ उसी को ये अच्छा बच्चा मानेगा, उसी का ही रिजल्ट बनाएगा, उसी को ही ट्रू मानेगा। तो ये कंजंक्शन इस तरह काम करता है। कंजंक्शन ऑपरेशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इस बेस पे याद रखें कि एक भी टेस्ट दिया है तो वो फेल ही कंसिडर होगा, दोनों जिसने टेस्ट दिए होंगे उसी का रिजल्ट क्लियर होगा। तो कंजंक्शन इस तरह काम करता है। क्लियर हो गया जी? नेगेशन एक स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, अगर वो ट्रू होगी तो नेगेशन उसको फॉल्स समझेगा, फॉल्स होगी तो ट्रू समझेगा। कंजंक्शन दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है विद दिस सिंबल, और ये सिंबल का किस तरह काम है कि ये कहता है कि दोनों जिसने ट्रू, दो स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी दोनों ही, तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो रिजल्ट फॉल्स ही माना जाएगा। तो कंजंक्शन इस तरह काम करता है। सो नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे डेफिनेशन है, एंड दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। डिसजंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इसको सेट थ्योरी में हम जैसे और लिखते हैं, और हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में और ही पढ़ेंगे, और लॉजिकल लैंग्वेज में इसको डिसजंक्शन कहेंगे। ये किस तरह कनेक्ट करता है, ये किस तरह काम करता है, अगेन ट्रुथ टेबल हमें बताएगा। एक स्टेटमेंट हमारे पास P हो जाएगी स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट हमारे पास Q हो जाएगी, और P डिसजंक्शन Q ये इनको कनेक्ट करेगा। P Q और P डिसजंक्शन Q जो है वो इनको कनेक्ट करेगा। अब वही दो स्टेटमेंट्स होंगी, सो वी हैव फोर पॉसिबिलिटीज। जब भी दो स्टेटमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फोर पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमने खुद बनानी है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब डिसजंक्शन ऑपरेशन इज वेरी काइंड। इसकी आपने आंसर्स याद करने के लिए आपने क्या ट्रिक ज़हन में रखना है कि डिसजंक्शन ऑपरेशन इज़ वेरी काइंड। ये क्या कहता है कि एक भी क्लास का टेस्ट दे दिया है तो ओके, कुछ ना कुछ तो काम किया है, तो इसको आप रिजल्ट बना लें, इसको ट्रू कह दें। सो दोनों में से एक टेस्ट दिया है, चलो कोई बात नहीं, ओके। दोनों में से एक टेस्ट दिया है, इट्स ओके। दोनों जिसने टेस्ट नहीं दिए होंगे वही फेल कंसिडर होगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ ट्रू होंगी। तो डिसजंक्शन ऑपरेशन का काम करने का तरीका ये है। 49 पेज पे स्टूडेंट कंजंक्शन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, साथ ट्रुथ टेबल बना हुआ है। फिर नंबर 3 पे डिसजंक्शन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, साथ ट्रुथ टेबल भी बना हुआ है। शाबाश, यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं।
तो ये डेफिनेशन का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इसी सीक्वेंस से इसको जो वो कंटिन्यू करना है। नंबर 1 इज़ प्रोपोजिशन, फिर कंपाउंड प्रोपोजिशन, अरिस्टोटेलियन लॉजिक, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। कंपाउंड प्रोपोजिशन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्शंस क्या हैं, वो किस तरह काम करते हैं, उनमें सबसे पहला जो कनेक्टर है वो नेगेशन है, ये एक स्टेटमेंट पे यूज़ होता है और उस स्टेटमेंट की नफ़ी करता है। कंजंक्शन ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करवाता है और ये वेरी स्ट्रिक्ट है, एक भी रिज़ल्ट फेल होगा तो वो फेल कंसिडर होगा, दोनों ही ट्रू आएंगी पॉसिबिलिटीज़ तो वो रिजल्ट ट्रू होगा। ट्रुथ टेबल किसको कहते हैं, जिसमें हम ट्रू फॉल्स वैल्यू शो कर रहे होते हैं, उस टेबल को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। डिसजंक्शन जो है वो उसको हम इस ऑपरेशन से यूज़ करते हैं और इसको और भी कहा जाता है। ट्रुथ टेबल जब इसका बनता है तो ये ऑपरेशंस वेरी काइंड बिहेवियर है। काइंड बिहेवियर का मतलब है कि एक भी टेस्ट दे दिया है ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, सिर्फ दोनों फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगी तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ट्रू मानी जाएंगी। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में इसके बाद बड़ी अहम डेफिनेशन आ रही है नंबर 4 पे, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल ये हमारी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका भी यूज़ काफ़ी है एक्सरसाइज में। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इसका जो ऑपरेशन है उसको हम जो है स्टूडेंट वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मतलब है वो आप नोट कर लें, इफ़ देन, इफ़ उसके बाद देन, इफ़ पी देन क्यू, यानी ये कंडीशन लगा रहा है कि एक ये बंदा अगर ये काम करेगा तो मैं भी ये काम करूँगा। इफ़ पी देन क्यू, कि अगर ये पी बंदा भी इन्वॉल्व होगा इस कमेटी में तो देन क्यू, तो फिर भी मैं भी फिर शामिल होऊंगा। तो ये कंडीशन लगाई जा रही है स्टेटमेंट के ऊपर, तो दैट्स वाई वी कॉल इट कंडीशनल इक्वेशन। अब ये कैसे काम करती है, तो इसका भी ट्रुथ टेबल बनाया जाएगा स्टूडेंट। एक स्टेटमेंट P हो जाएगी स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट Q हो जाएगी और एक P एरो Q यानी P कंडीशनल Q हो जाएगी। अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, पेज 49 के आप बिल्कुल एंड पे आ जाएं, ये वहाँ पे ये डेफिनेशन है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आप बुक पे हाईलाइट कर लें। अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट हमने बात कर ली है कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है एटलीस्ट। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P देन Q, इफ़ P देन Q, इफ़ P यहाँ आएगा और देन Q यहाँ आएगा। इफ़ P देन Q, ऑल्सो रिटन P implies Q, इस तरह भी इसको पढ़ा जा सकता है, इज कॉल्ड अ कंडीशनल और एन इम्प्लीकेशन। हेयर P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो पहले वाली स्टेटमेंट होगी ना टेल के ऊपर, एरो की टेल पे जो स्टेटमेंट होगी दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। और जो बाद वाली स्टेटमेंट होगी उसको हम कॉन्सिक्वेंट, उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे या हम उसको कंक्लूजन भी कहेंगे। तो टेल पे जो स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहेंगे कि ये हमारा मफरूज़ा है, ये ऐसा होगा। और जो हेड की तरफ स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, यानी उस मफरूज़े का जो रिजल्ट है उसका जो हमारे पास कंक्लूजन है वो कहलाएगा। तो ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि वाइल राइटिंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट P देन Q, P को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट, और Q को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। अब ये कैसे स्टूडेंट काम करता है, तो इसकी वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज़। पहले आपने ये खुद बनानी है, फॉल्स ट्रू, बोथ ट्रू। जब आप दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो आप उसको खुद जनरेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या कहता है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इफ़ P देन Q, ये कहता है कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन गलत हो गया तब ही इसका आंसर फॉल्स माना जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह आप ज़हन में लेके चलें, हाइपोथेसिस हमने बिल्कुल ठीक बनाया है और लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो गलत हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, उसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। तो इफ़ एंटीसीडेंट ट्रू, इफ़ हाइपोथेसिस ट्रू एंड द कंक्लूजन इज फॉल्स,
तो ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स। दूसरी तरफ देखें, हाइपोथेसिस फॉल्स बना बट रिजल्ट कंक्लूजन ट्रू हो गए, तो हमें तो हमारा तो मेन कंसर्न रिजल्ट्स के साथ है। इफ द रिजल्ट्स आर ओके सो एवरीथिंग इज ओके। तो स्टूडेंट तो इस स्टेटमेंट को भी ट्रू कंसिडर किया जाएगा क्योंकि हमारे रिजल्ट्स ठीक हो गए। हालांकि हमारा हाइपोथेसिस गलत था लेकिन रिजल्ट्स ट्रू हो गए, वो मैच हो गए हमारे रिक्वायरमेंट से, तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि ये ट्रू है। हमारा हाइपोथेसिस गलत था, रिजल्ट्स भी गलत आ गए, तो इट्स ओके, ये तो बात पहले ही ठीक होगी कि ये तो ठीक ही है, हमने गलत चीज़ ली है और गलत ही रिजल्ट्स मिल गए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ओके, तो ये भी ट्रू होगा। हाइपोथेसिस भी ट्रू था, रिजल्ट्स भी ट्रू आ गए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ओनली वन केस, इफ हाइपोथेसिस ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स सो देन द रिजल्ट इज फॉल्स। ये कंडीशनल या इम्प्लीकेशन का काम करने का तरीका स्टूडेंट ये होगा, इस तरह उसके ऑपरेशन को डील किया जाए। जो एरो वाले ऑपरेशंस होंगे वो इस डेफिनेशन के मुताबिक डील किए जाएंगे कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर ट्रू। तो ये स्टूडेंट 50 पेज के ऊपर ये ट्रूथ टेबल भी बना हुआ है और 49 पेज के एंड पे इसकी डेफिनेशन भी है, तो ये आपने यहाँ से डेफिनेशंस भी प्रिपेयर करनी है। ट्रूथ टेबल डेफिनेशन बनाते वक्त ज़रूर बनाना है। फिर इस इम्प्लीकेशन की स्टूडेंट जो है वो हमारे पास टाइप्स होती हैं, उसको ज़रा आप लोग देख लें। इम्प्लीकेशन की स्टूडेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं। ये टाइप स्टूडेंट आपको मिलेंगी पेज 52 पे। ऑन पेज 52 टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशन या कंडीशनल, एरो से जिसको हम जाहिर करते हैं। तो इसकी फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट एंड दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। फर्स्ट टाइप का नाम है दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। ये क्या कहता है कि इफ वी हैव अ कंडीशनल इम्प्लीकेशन पी एरो क्यू, तो कन्वर्स का जो मतलब होगा वो कन्वर्स में आपको क्या करना है, देन कन्वर्स इज, वो Q को पहले लिख देंगे और P को बाद में लिख देंगे, ऐसा करने को कन्वर्स कहते हैं। इफ वी हैव अ कंडीशनल P एरो Q, तो जो कंक्लूजन है उसको टेल में लिखना है और जो हाइपोथेसिस है उसको हेड की जगह पे लिखना है, उलट कर देंगे स्टेटमेंट्स की पोजीशन, ऐसा करने को कन्वर्स करना कहते हैं। नंबर 2 है इनवर्स। नंबर 2 है इनवर्स। इफ वी हैव अ कंडीशनल P एरो Q, देन इनवर्स इज, तो स्टूडेंट इनवर्स में हम क्या करते हैं कि पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, दोनों स्टेटमेंट के साथ निगेशन लगा देंगे। इनवर्स में हम क्या करेंगे कि पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, दोनों स्टेटमेंट के साथ निगेशन लगा देंगे, ऐसे करने को हम इनवर्स कहते हैं। क्लियर होगा जी। एंड लास्ट टाइप है एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रापोजिटिव। So if we have a conditional P arrow Q, then it's contrapositive is, जो आपने इनवर्स फाइंड किया होगा ना उसका कन्वर्स कर देना है। सो निगेशन Q conditional negation P, so this type of statement is called contrapositive of this conditional and this type of statement is called inverse of this conditional and this is called converse of this। तो इन शॉर्ट कन्वर्स में क्या करते हैं कि हेड को टेल पे लिख देते हैं, टेल को हेड पे। इनवर्स में क्या करते हैं कि पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, दोनों के साथ निगेट कर देंगे दोनों स्टेटमेंट्स को, तो वो इनवर्स कहलाता है। और कंट्रापोजिटिव जो हमारा एक ऑपरेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है P आर ओ Q, तो निगेशन लगा के कन्वर्स करना है। पहले निगेशन लगा लें और फिर कन्वर्स भी करना है, हेड को टेल पे लिखना है, टेल को हेड पे लिखना है। सो दैट बिहेवियर बिलोंग्स टू द कंट्रापोजिटिव। तो इम्प्लीकेशन की 3 टाइप्स हैं, कन्वर्स कैसे लेना है, इनवर्स कैसे लेना है, कंट्रापोजिटिव कैसे लेना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 5th और लास्ट ऑपरेशन नेम इज बाय कंडीशनल
एंड फिफ्थ एंड लास्ट ऑपरेशन नेम इज बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बाय कंडीशनल इज डिनोटेड बाय डबल फेस एरो, बाय कंडीशनल इज डिनोटेड बाय डबल फेस एरो। और इसका ट्रुथ टेबल हमें कैसे जनरेट करना है, पी क्यू ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, बोथ फॉल्स हैं, बोथ ट्रू है। इसका ऑपरेशन आपने कैसे याद रखना है, ये कहता है सेम वैल्यू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम है ट्रू, सेम है ट्रू। सो दिस वर्क्स बिलोंग्स टू द बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल इस तरह काम करता है। और ये स्टूडेंट आप नोट कर लें, ये पेज नंबर 51 पे बाय कंडीशनल की डेफिनेशन है। तो आपने यहाँ तक स्टूडेंट आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। 2-3 डेफिनेशन और हैं जो कि जर्नल जो हैं वो डेफिनेशन कहलाती हैं। तो आपने एक और बात बता दूं कि बाय कंडीशनल का 52 पेज के ऊपर टेबल जो है वो वहाँ कुछ और बना हुआ है, आप वहाँ ये टेबल बना लें, ये शॉर्ट है, इजी है, तो इस टेबल से आप काम चलाएं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ तक डेफिनेशंस को प्रिपेयर करना है। ये ऑलमोस्ट आपको समझ लें कि पेज नंबर 48 से लेकर पेज 52 तक, पेज नंबर 48 से लेकर पेज 52 तक इसमें ये डेफिनेशंस वगैरह हैं जो कि हमारी 2.45 एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगी। तो ये डेफिनेशंस आप प्रिपेयर करें, ये कैसे काम करती हैं, तो इनको, इस वर्किंग रूल को इनके मेमोराइज़ करें। जो मैंने आपको यहाँ लेक्चर दिया है उसको ध्यान से सुन के इनको मेमोराइज़ करें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे और फिर साथ 2.4 से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।